भूत प्रेत आत्माओं की जब बात होती है तो लोग डरने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों को जान जाता है, उसको समझ में आता है कि कैसी बुरी शक्तियाँ होती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ऐसे एक लड़का होता है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। लड़का है, उसको बड़ा इच्छा है कि बहुत कुछ जानने की कि भूत प्रेत आत्माएं कैसी होती हैं। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सच में कोई भूत प्रेत आत्मा किसी के साथ में होकर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकता है या उसका कोई बुरा कर सकता है? सोशल मीडिया का समय था, वही 2017 की कहानी है। 2017 में एक लड़का है जो बड़ा दीवाना है सारी चीज़ों को जानने के लिए। सोशल मीडिया में समझ में आता है नहीं आता, जितना उसको आता है वो सर्च करता है और बहुत कुछ ऐसी काली शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उन पर यकीन करके उन्हीं से जितना भी तंत्र मंत्र साधना होता है सब करना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आपको परिपूर्ण ज्ञान ना हो और आप वो चीज़ करने लगो सिर्फ हंसी मजाक में, या यूं कहें कुछ छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी ब्रह्मांड की बड़ी काली शक्ति को अपने आसपास बुलाने की कोशिश करते हो, तो आपके साथ क्या होता है? कुछ यही इस लड़के के साथ हुआ था, कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ था। पूरा परिवार नष्ट होता है। कैसे इस लड़के की दुर्गति होती है, ये पूरी स्टोरी के माध्यम से आज मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे क्या होता है और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये सीतापुर की स्टोरी है और एक बहुत ही परिपूर्ण और सभ्य परिवार में राकेश नाम का एक लड़का रहता है। राकेश हालांकि अभी जब 10 साल का था तब तक थोड़ा सा खेलने में इसका बड़ा मन लगता था। मम्मी पापा के मना करने के बावजूद भी ये मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने के लिए मैच खेलने बाहर चला जाया करता। छोटा बच्चा कभी गिल्ली डंडा खेल रहा है, कभी मैच खेल रहा है, कभी लोगों के साथ घूम रहा है। तो मम्मी पापा लोग बड़े इसके परेशान रहते थे कि बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बदतमीज हो गए हो क्या। उनको डांटना मतलब होता था, मम्मी पापा का प्रेम उसको कहो या जो डांटा करते थे। तो एक बार की बात है, इससे परिवार के रिश्तेदार आए हुए थे और रिश्तेदारों के बीच में इनके पापा ने इसको डांट दिया। वो डांट इस बच्चे के दिल में घर कर गई। बच्चा हालांकि अभी तक चीज को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन आज की वो डांट जो है इस बच्चे को कहीं ना कहीं सीरियस कर गई। क्यों? पता नहीं कुछ ऐसा बोल दिया पिताजी ने सब लोगों के सामने, शायद कंपैरिजन जैसा कुछ कर दिया था कि उस बच्चे ने उस दिन के बाद ज़्यादा हंसना, ज़्यादा खेलना, लोगों से ज़्यादा बातें करना, घुलना मिलना, अपने दोस्तों के साथ आना जाना, इन सारी चीज़ों को लगभग बंद कर रखा था और सारा समय अपने पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देता था। धीरे धीरे समय बीतता है, 12 साल का होता है, 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, 10th क्रॉस करता है, 12th क्रॉस करता है। और जब तक ये 12th क्रॉस करता है तो सीतापुर के ही आसपास छोटे जहाँ पर भी 12th एकेडमिक पढ़ाई होती है वहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा होता है। तो कुछ अपने जो नॉर्मल से दोस्त होते हैं 7-8, वही दोस्तों का पूरा ग्रुप है जिसमें वो ज़्यादा जाता नहीं। धीरे धीरे समय बीतता है, 12th क्रॉस कंप्लीट होता है। अब ये ग्रेजुएशन करने के लिए एक कॉलेज ज्वाइन करता है। वहीं पर सीतापुर के थोड़ी ही दूर पर एक बेहतरीन कॉलेज है जो कि मतलब ग्रेजुएशन की सुविधा को प्रोवाइड कराता है बच्चों को। ये वहाँ पर जाता है। पहली बार एक लड़का जवान जब ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कॉलेज में जाता है तो वहाँ की चकाचौंध और आसपास के वातावरण, लोगों का व्यवहार, इतना खुला माहौल, लड़कियाँ खुल के बातचीत कर रही हैं, लड़के खुल के बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी बातें वल्गर हो जाती, कभी कभी हंसी मजाक हो जाता। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कॉलेज का नाम लगाकर बंक करने जा रहे हैं। इन्हीं का जो ग्रुप था उसमें 3 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। धीरे धीरे एक ग्रुप एक्सपेंड करता है, समय के साथ और ज़्यादा एडमिशन होते हैं और इनका ग्रुप कम से कम 15 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। वहीं पर एक ऋतु नाम की लड़की थी। ये ऋतु थोड़ा सा ना मॉडर्न थी और लड़का था गांव का, ठेठ गांव का एकदम, न ज़्यादा अपनी सुंदरता पर ध्यान देना, सिर्फ अपना वही कपड़ा, सिलवाने वाले कपड़े जो होते सिले कपड़े पहनता था, कभी रेडीमेड कपड़े भी नहीं पहनता था कि मॉल वाल से बढ़िया खरीद लिया। हर चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए। मम्मी पापा एक लिमिटेड पैसा देता है कि इंसान को ग्रेजुएशन कर रहे हो आप या तो किताबें ले सकते हो या थोड़ा सा मंथली जो खर्चा होता है वो ले सकते हो, बाहर जा रहे हो तो पेट्रोल वेट्रोल जो गाड़ी पे लगता है वो ले सकते हो। और 2017 का माहौल है, इतना भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। हाँ, रुपया तो था लेकिन लिमिटेड मिलता था। उन लिमिटेड रुपयों में भी वो पार्टी वाला जो जोन होता है वो शायद क्रिएट नहीं हो पाता किसी भी बच्चे का, तो लिमिटेड पार्टी करता था। लेकिन जो ऋतु थी वो एक रिच पर्सनालिटी के बाप की बेटी थी, अच्छा खासा पैसा उसके पास था। और मज़ेदार बात ये थी कि i20 गाड़ी से आती थी अपने स्कूल में, कार से आती थी। तो लोगों की कहीं ना कहीं वो कार से लड़की जब उतरती थी और फिर खूबसूरत मॉडर्न जवानी वाला सीन था, बढ़िया कपड़े, छोटे कपड़े पहनकर आती, तो ये जो राकेश था ऋतु को देखकर मन ही मन सोचता कि काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। बातें थोड़ी होना शुरू हुई, जान पहचान होना शुरू हुई। पता चला कि ऋतु लखनऊ के कोई एक हिस्से से उस कॉलेज में आती है और ये वहाँ से सीतापुर के हिस्से से जाते हैं जो कि आसपास का ही है इलाका सब।
धीरे धीरे दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती है ना, दोस्तों के बीच में जब लड़की की दोस्ती हो और एक लड़के से, तो लड़का जो होता है, लड़के के साइड वाले बड़ा चिढ़ाते हैं, भाई क्या बात है राकेश, थोड़ा रितु से आजकल कुछ ज़्यादा ही उठना बैठना है, सुना कार वार में भी जाते हो तुम। तो ऐसे राकेश को बड़ी मजा आ जाती है। हालांकि कभी रितु के कार में बैठकर राकेश गया नहीं था। रितु जब कार से आती थी तो अपने घर के ड्राइवर के साथ आती, कभी अपने भाई के साथ आती, कभी पापा के साथ आती। इतना भी रितु फ्री नहीं थी कि वो किसी के साथ अकेले अपने कार में घूमे। स्ट्रिक्टनेस उसके भी परिवार में थे, लेकिन मॉडर्निज्म तो थोड़ा सा वो रितु के परिवार से टच था। वो उसका खोलकर बातचीत करना, वो खिलखिला कर बातचीत करना, वो राकेश से उसका हालचाल पूछ लेना, राकेश को ये जो कॉलर होती कभी सही कर देना। एक बार तो बटन टूट गई ना इसे, तो रितु ने बना दिया। और ये जो यादें हैं, और रात भर राकेश अपने घर पर सोच रहा है कि किस तरीके से जब रितु करीब आई थी और उसने उस बटन को सही करने की कोशिश करी थी। हालांकि रितु के मन में भी कुछ ऐसा नहीं था कि प्रेम वगैरह, वो खुले मिजाज की लड़की थी, वो लगभग हर एक लड़के से बेहतरीन तरीके से बातचीत करती थी। बट राकेश इज द टॉप लेवल मैनिपुलेटर, वो कभी भी लड़कों से बातचीत नहीं करने देता था। किसको? रितु को। वो ज़्यादा से ज़्यादा रितु के पास होने की कोशिश करता था, उसके साथ घूमने की कोशिश करता था, कैंटीन में भी उसके साथ जाने की कोशिश करता था। समय और ज़्यादा बढ़ता है, इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू होती है। ईयर सेमेस्टर वगैरह जो होता है शायद वो कंप्लीट होना, 1 2 3 4 कुछ ऐसा सेमेस्टर जब कंप्लीट होता है, आप कई लोग एक साथ हो और एक दूसरे की बातों को शेयर कर रहे हो, कोई अपने मम्मी पापा की, कोई अपने परिवार की, कोई कुछ, तो गहराइयाँ तो यूं ही बातों में हो जाती हैं। और फिर वही वाली शाहरुख खान वाला डायलॉग कि लड़का लड़की तो कोई दोस्ती होती नहीं, लड़का लड़की कभी एक दोस्त नहीं होते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। इन दोनों की दोस्ती बनी नहीं, वो दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होने लगी। कहीं ना कहीं रितु जो है अब राकेश की तरफ आकर्षित तो थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि शायद उसके पिताजी राकेश की इस स्थिति को देखकर एक्सेप्ट ना करेंगे, क्योंकि राकेश थोड़ा गरीब परिवार से आता था। पापा नहीं मानेंगे वाला सीन, परिवार नहीं मानेगा ये तो बनता है, लेकिन रितु का जो राकेश के प्रति कनेक्शन है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। कारण वजह कुछ भी रही हो, शायद रितु को या कोई न्यू जो ज्वाइनिंग होती है बच्चों के एडमिशन में, उनसे ज़्यादा पटरी खाने लगी। होते कई लड़के आते हैं, आप कॉलेज जाते हो, आप ही धुरंधर नहीं होते हो, आपसे भी बेहतरीन गुड लुकिंग हैंडसम एंड रिच पर्सनालिटीज वहाँ पर आते हैं। हर एक ईयर पर नए नए लड़कों की एंट्री, नई नई लड़कियों की एंट्री। तो रितु को भी ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में एक अपने जूनियर के जो लड़का था उससे बातचीत करना थोड़ा उसका स्टार्ट हो गया। ये जो लड़का था इसका नाम था शुभम, जिससे रितु की अच्छी बनती थी। लेकिन राकेश शुभम से थोड़ा अब तो जलेगा ना, आप मेरी वाली से कनेक्शन बना रहे हो। लेकिन इनका जो तरीका था रितु को समझाने का, वो हमेशा मैनिपुलेशन लैंग्वेज था। सीधा नहीं कभी बोला कि रितु तुम ऐसा मत करो क्योंकि मुझे बुरा लगता है, वो हर चीज़ को घुमा फुरा कर बोलता। तो रितु इसके इस बनाए हुए पैटर्न से थोड़ा सा चिड़चिड़ा गई। उसका पॉजिटिवनेस, उसकी इनसिक्योरिटी, शुभम से उसके करीब जाना और उसका रोक देना, वो भी घुमा कर। जब रितु पूछी तुम्हें जलन हो रही, सीधा बोलो नहीं मैं कहाँ। वो ज़बरदस्ती कूल बनता था नहीं कूल, असल में दिल का वो कूल नहीं था। दिल से वो प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। पसंदीदा औरत जब होती है, कहते हैं ना कि हवा भी ना छू कर जाए, कुछ ऐसा ही मर्द था वो। मतलब कभी डायरेक्टली नहीं मना करता था। हाँ, उसको मतलब था कि मेरी पसंदीदा लड़की है, इसको कोई बात ना करे, इसको कोई टच ना करे, ऐसा कोई सीन। तो राकेश अंदर ही अंदर घुटता रहता। सेमेस्टर कम से कम लास्ट था, इसका इम्पैक्ट इसकी पढ़ाई पर भी देखने को मिलता। और बहुत ज़्यादा जब ये रितु के पॉजिटिव हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने लगा। कभी कभी तो कार का पीछा करते करते अपनी बाइक से चला जाता। कभी देखता कि रितु जो है एक बार शुभम से ऐसे मिली थी, कोई हो गया होगा, कोई इंसिडेंस होगा, जो भी कारण रहा होगा, इसको पूरा शक हो गया कि रितु और शुभम का कुछ तो चल रहा है। तो इसने जाकर रितु से डायरेक्टली बात करी कि तुम्हारा जो है चल रहा है, या तो इसे बंद कर दो या मेरा कनेक्शन बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धोखे में रखो और मैं इस धोखे का हिस्सेदार बनूं और मैं तिल तिल मरूं कि इस याद में कि मैं धोखा खाकर बैठा हूं। तो रितु कहती कि यार तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता राकेश, तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आई ब्रेक अप यू। तो राकेश को इतना नहीं बिलीव था कि रितु डायरेक्टली ये बात बोल देगी। उसको पता था कि रितु थोड़ा सा शर्माएगी या थोड़ा लड़ेगी या थोड़ा बहकेगी, लेकिन रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करेगी। राकेश ने फिर बोला रितु तुम ऐसा कह कैसे सकती हो, तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तो रितु लड़ती है, ऐसा काहे का प्रेम, जब तुम मुझ पर शक करते हो, तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर सकते हो,
ट्रस्ट नाम की चीज़ जो होती है रिश्ते में, वो तुम्हारी है नहीं। और फिर रही बात रिश्ते के ख्वाब देखोगे तुम, राकेश खुद की गाड़ी तो बदल कर दिखाओ पहले। आज राकेश को बुरा तो लग ही रहा है, अपनी ही पार्टनर जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करे और वो कंपैरिजन कर दे शुभम से कि देखो वो कितनी बढ़िया गाड़ी से आता है, तुम कितनी घटिया गाड़ी से आते हो। उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, उसकी बेहतरी जो होती है, क्वालिटीज़ होती है, इंप्रूवमेंट होती, पर्सनैलिटी होती, वो देखो और अपनी देखो। तो कहीं ना कहीं राकेश साथ समझो टूट सा चुका था। सेमेस्टर भी लास्ट था, जैसे तैसे इसने पेपर वगैरह दिया, पर पेपर में खास मतलब निकला विकला नहीं था, तो बैक लग गया था। लेकिन ऋतु जो है वो पास हो गई थी, शुभम भी सब लोग पास हो गए थे, वो लोग अपना पास आउट करके निकल गए। इनका अभी वही वाला कॉलेज चल रहा है। ये घर के अंदर जब भी आता, रात में बैठता, रोता रहता, लोगों से मिलता, बातें करता, दोस्त पूछते बताओ राकेश क्या हुआ, तो फिर वही घिसी पिटी सी बातें कि मुझे ऋतु यादों में आती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, दारू के ठेके पर बैठ जाना, बियर पीना, अपनी हालत को बर्बाद कर लेना। देवदास बन गया बिल्कुल, टोटल टाइप्स ऑफ देवदास। समय बीतता है, जो अपने इंडिया में कई सारी विद्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोशल मीडिया पर जानने को मिला, टैरेट रीडिंग के बारे में लोगों को जानने को मिला, ऐसे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में लोगों को जानने को मिला। ये सोशल मीडिया पर वैसे ही चला रहा था, तो इसको समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है। इसको एक बार हिंट देखिए, क्योंकि कोई लड़की है जो आकर वीडियोज़ में बता रही है कि अगर तुम्हारा प्रेम जो है वो तुम्हें छोड़कर चला गया है, मैं उसे वापस ला सकती हूँ। बहुत सारी वीडियो देखता है कि किस तरीके से अपने खोए हुए प्यार को वापस किया जाए। लगभग ऐसी कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं थी इसके मुताबिक जिसने उसने देख ना डाला हो। सब में वही तरीके थे कि थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, अगर प्रेम होगा तो वापस आएगी, प्रेम होगा तो जाएगी नहीं, तुम्हारा आदमी तुम्हारा है तो फिर आएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियो देख डाली। अब धीरे धीरे जब इसने बहुत सारी वीडियो देख डाली थी, तो इसका जो एक अंदर की थिंकिंग थी कि ये सब वीडियो जो होती हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वतः कोई इंसान मेरे पास आएगा। एक एंगल ये भी था कि दूसरा एंगल ये भी इसको समझ में आ रहा था कि शायद शुभम ने बहुत अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर दिया है और इसीलिए अब जो है ऋतु मेरे पास नहीं आ रही है। कई बार तो इसका मन करता कि मैं अपने गाड़ी से जाऊं और उसको ऋतु को मार दूं। इसने तेजाब की बोतल खरीदी थी, मन करता था कि ऋतु शायद अपनी खूबसूरती की वजह से जो चहक कर गई है, मैं जीवन भर के लिए इसकी खूबसूरती को ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फिर जब ये घर आता तो सोचता कि यार नहीं, किसी इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता। पहली बात, प्रेम बहुत करता था। जब भी कोई खरोच मारने की या मारने की बात आती तो ये पीछे हट जाता, लेकिन करने की पूरी इच्छा थी। कुल मिला के इनको शिद्दत वाली मोहब्बत थी। तो एक बार ऐसे ही कोई लोहार था, लोहार आपको याद होगा जो ट्रक की नाली से बंदूक बना देता है। हाँ, सीतापुर में होता है आजकल। तो वहां से इसने एक बंदूक बना ली थी, बोला कि शुभम को मार देंगे और ऋतु को भी मार देंगे, अब जो मेरी ना हुई वो किसी की ना हुई। उसका डायलॉग बहुत बहुत मतलब फुल वो क्या होता है सिनेमैटिक वाला सीन कि अपना ना मिला तो मार देंगे तो ऐसा ही था। अपना ऋतु के साथ मारने के लिए निकला अपने घर से, बंदूक डाल के छोले में। तो रास्ते में ऋतु मिली और ऋतु से जैसे ही मिला, पता नहीं क्या इसके अंदर का वो जो दिल था वो बिल्कुल पिघल गया, पीछे पीछे पड़ गया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम मेरे पास रहो, क्या ऐसी दिक्कत है, मैं सुधर जाऊंगा। रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है प्यार की, लेकिन ऋतु ठहरी, मैं तुमसे बात नहीं करती। जिससे मैंने एक बार छोड़ा उसको दोबारा मुँह न लगाया, थोका हुआ कभी चाटा नहीं, ऐसा एटीट्यूड ऋतु का। तो ये फिर वापस आता है। गुस्सा और प्रेम सब एक ही में मिल गया। तो जब ये घर आया फिर अपना परेशान है, रो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारा आने लगा, कई सारे गुरु बताने लगे कि अगर आप ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दो तो वैसा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखा, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। कई लोगों से कंसल्ट भी करा, उन लोगों ने इनको समझाया भी, कई लोगों के पास पैसा भी लगाया कि शायद वो बिछड़ा वाला प्यार वापस आ जाए। लगाने के बावजूद भी वो प्यार कभी वापस नहीं आया। समय और ज़्यादा गुजरता है। एक बार की बात है, ये अपने घर से गाड़ी पर से निकला हुआ था और सोचा था कि अब शायद मैं भूलने की कोशिश करूँगा, अब मुझे नहीं चाहिए ऋतु भी, अब मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और साथ में मेरी बहन है, वो भी जवान हो रही, उसकी भी शादी करना है और शादी करने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि पापा लोगों के टुकड़ों पर पलना अब तक तो पल लिए। अब अच्छा नहीं लग रहा है कि हर एक दिन की वही पारिवारिक कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, पैसा नहीं होता है तो लड़के की ज़िंदगी वैसे बर्बाद होती है। राकेश की कुछ यूं ही बर्बाद हो चुकी थी। एक तो जब आप गरीब होते हो तो आपकी इच्छाओं की जो दम घुटता है वो बड़ा कलह कलेश देता है परिवार के अंदर। ऐसा ही राकेश के साथ था। रास्ते से जा रहा है, मन में बहुत सारी इच्छाएँ हैं कि कुछ करेंगे। अब छोड़ा तो छोड़ दिया,
अब नहीं जाएंगे पीछे, अब सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। एक रास्ते में बैनर दिखाई पड़ता है, दीवार पर पेंटिंग है, उस पर लिखा है अपना प्यार वापस पाएं, खोया प्यार वापस पाएं, बाबा का नंबर। कोई है बाबा? तो बाबा भी अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रसार पूरा कर रहे हैं। नीचे पूरा नंबर लिखा हुआ है, 100% गारंटी, प्यार वापस ना आए बाबा को मार के जाना, बाबा को पैसे वापस करके, बाबा खुद पैसा डबल वापस करेगा। बाबा का नंबर मिलेगा, पूरा नंबर पीछे लिखा। तो उसने सोचा कि यार सब कुछ तो कर लिए हैं, ये पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूँ दीवालों पर, चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। फ़ोन किया, कॉल किया, तो बाबा के किसी चेले ने फ़ोन उठाया। हेलो, मैंने भी देखा था कि आपका इश्तिहार लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था कि आप खोया हुआ प्यार को वापस दिला सकते हो। जी जी बिल्कुल दिला सकते हैं। तो कैसे दिलाएंगे आप प्यार? तो बोला कि आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे यहाँ पर, विजिटिंग का चार्जेस होता है। हमारे बाबा जी हैं, वो शनिवार को बैठते हैं और आपके अंदर की कुछ अगर परेशानी होती है उसको भी देखते हैं और उसके बिहाफ पर जज करके बताते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, और अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपके साथ में खोया हुआ प्यार वापस लाने की, तो वो लाते हैं। तो उसने बोला चलो अच्छा ठीक है, कहाँ पर आना है? एक जगह निर्धारित करके बताई गई, उस जगह पर ये शाम को जाने वाले कौन? राकेश अपने बताए हुए समय पर, निर्धारित करे हुए दिन पर पहुंच जाता है। तो देखता है कि वहाँ पर जो बाबा हैं काले वस्त्रों में हैं, या छोटी छोटी सी मुंड लगी हुई हैं, जैसे कि कोई बकरियां होती हैं, बकरियां या कोई बिल्लियां, उनको मार के उनके सर को हिस्से को कोई निकाल कर उन पर छेद करके माला बना दे, वो माला पहने हुए हैं बाबा। और सामने एक कुंड जल रहा है जिस पर लोभान लगी हुई है। वातावरण अजीब सा है, थोड़ा सा सौंधा सौंधा सा वातावरण, जैसा लग रहा हो कि कोई तांत्रिक का घर ही हो जैसे। धूप बत्ती, शाम के समय, एक अजीब सा माहौल, थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा रोचक सा था कि पता नहीं क्या है यहाँ पर, ऐसा कोई कैसे करके बैठ सकता है। एक आदत नहीं होती इंसान की जिस माहौल में रहने की, जब कुछ नया माहौल मिलता है उसके लिए आकस्मिक होता है या नयापन होता है, जानने की इच्छा होती है। वो बाहर ही खड़ा है, कोई को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। बाहर उनके भी चेले 4-5 लोग हैं, सब लोग बोलते हैं भी बाहर रहिए। बाबा जी भी कुछ संध्या वादन कुछ भी अपना कर रहे हैं। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है बाबा जी खुद आके आपको देखेंगे और आपके समय निर्धारित जो भी समय है उसी समय बाबा आपसे बातचीत करेंगे। समय आता है, वेट करता है आधा घंटा का। जब समय पूरा हो जाता है तो बाबा जी का अंदर से आवाज़ आती है, राकेश को भेज दो अंदर। राकेश पहुंच जाता है। तो राकेश को देखते बाबा बोलते हैं, बेटा लगता है कि तुम जो है कई दिनों से बहुत परेशान हो। तुम्हारे शक्ल बता रही है कि तुम्हारी जो शख्सियत है वो पहले के मुकाबले अब ढल सी चुकी है। तुम किसी लड़की के पीछे बेहद पागल से हो चुके हो और उस लड़की का नाम आर से शुरू होता है। राकेश कहता है बात तो सही है, ऋतु के पीछे पागल हो और आर नाम से लड़की है। तो बाबा शायद हो सकता है जाने माने थोड़ा सा हो सकती हैं, इतना भी इसके अंदर नहीं था कि मैं शक्तियाँ मानूंगा नहीं। ये जानता था कि तंत्र मंत्र पंडित ये कुछ ना कुछ तो होता है। तो कहता है बाबा आप तो अगर आप आर नाम की लड़की को जानते हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि वो है कैसी। बोले कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ, मैं भी ये भी जानता हूँ बेटा कि वो किसी के बहकाव में किसी के साथ है। तो ये समझ गया शुभम की बात शायद कर रहे हैं। अच्छा बाबा किसके साथ में? तो सब एक ही बार में जान लेगा क्या? थोड़ा समय दे अपने आप को और फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या है। तो बोलता है कि बाबा फिर मुझे ये बताइए कि आपके बारे में जो मैंने पता किया है कि खोया प्यार वापस करने वाला, क्या आप सच में ऋतु को मेरे लिए वापस ला सकते हैं? वापस ला क्या, तेरे कदमों में बिछा सकता हूं तेरी ऋतु को मैं। बाबा का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। बाबा सच में हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो बेटा इसके लिए तुम्हें अप्सरा एक होती है, अप्सरा सिद्ध करना पड़ेगा। मेरे बताए हुए नियमबद्ध तरीके से अगर आपने सिद्ध कर ली, उस तरीके के बाद अगर अप्सरा ना आई और अप्सरा अगर आके तुम्हारे प्रेमिका को वापस तुम्हारे पास ना ला के रख दे, मैं भी कुछ नहीं, मैंने भी कुछ सीखा है। कड़ पिशाचरी सिद्धि मैंने हासिल करी, तेरे बाबा ने अप्सरा की सिद्धि हासिल करी, योगिनी यक्षिणा तेरे बाबा के गुलाम है। बच्चा बहुत कुछ बोलते हैं। तो इनको लगने लगता है कि बाबा सच में कुछ बता देंगे, लेकिन बाबा ऐसे कैसे बता दें? बाबा इस चीज़ का कुछ रुपया चार्ज करते थे, 22,000 या प्लस कुछ रुपया था, लेकिन राकेश के पास इतना मनी नहीं थी। अब वो घर आता है तो बोल के आता है कि बाबा अच्छा ऐसा करें, कड़व क्या सच में अप्सरा सिद्धि से हो जाता है? बेटा शक कर रहा है मुझ पर? अगर मैंने बोल दिया कर दिया तो कर दिया। ये भीड़ यहाँ पर जो बाहर तुझे दिख रही है ये यूं ही नहीं दिख रही है। समय से मैंने कितने लोगों का काम करा है, तो एक बार कर, मैं गारंटी देता हूँ कि तेरा काम होगा और लड़की तेरे
कदमों में होगी। गुलाम बनेगी, दासी बनेगी, कर्मानुसार उसे जो मन हो वो करवा लेना। जब बाबा ने इतनी सारी सिद्धियां करी थी तो वो पैसों का करते क्या थे? अब जैसे आपका ऐसा सवाल है कि क्या बाबा को नीड है पैसे की, देखिए जब भी कोई साधना करी जाती है बिना पैसों के तो होती नहीं है। हाँ, हालांकि शायद 22,000 रुपये या कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब भी आप करते हो चिताएँ कई सा बहुत कुछ लगता है। ये सोचो कि फ्री में साधना हो जाए तो फ्री में तो आपको हवा भी ना मिले, हर चीज़ का रुपया लगता है। लो भान हो गया 5 रुपये की तो वही मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पिशाचनी को सिद्ध जो कर लेता है। अगर मान लिया कि लेट बी मैंने कुछ सिद्ध कर रखा है और मैं अगर वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र करूँगा और वो चीज़ जो सिद्धि होती है, जिस सिद्धि को पाने में तुम 2 साल लगा दोगे, वो मैं तुम्हें 2 दिन में दे दूँ सिद्धि, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ तुम्हें आमदनी अदा करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा अदा करना हो सकता है, पैसा नहीं तो कुछ और काम अदा करना पड़ सकता है। हर इंसान के तरीके होते हैं, वैसे बाबा के शायद तरीके थे। वो पूरा जो ये मठ संभाल रहे थे, चेले वेले सब कुछ मैनेज कर रहे थे। इसका रुपया हो, जो भी रुपया हो अपना। तो ये लड़का जो है घर जाता है, रास्ते में सोचता जाता है यार बाबा ढोंगी है, फालतू इतना रुपया लगा देंगे, पता चला मिली ना मिली, इतना रुपया ऑलरेडी लगा रखा है। तो मुझे पता ही चल गया है कि अप्सरा से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो क्यों ना मैं यूट्यूब कर लूँ एक बार। यूट्यूब पर जाता है, अप्सरा सिद्धि कैसे करें, क्या सच में अप्सराएँ खोए हुए प्यार को वापस दिला सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं YouTube पर अपनी वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप अप्सरा की सिद्धि करोगे। इसने बहुत सारी वीडियो देख ली, अब ये खुद को ही इतना ज़्यादा ज्ञानी समझने लगा कि अप्सरा को सिद्ध करने के लिए खुद ही के दम पर, खुद ही के बलबूते पर वो सिद्धि को हासिल करने की तैयारी करने लगा। वैसे तो बोला जाता है कि जब भी किसी सिद्धि को हासिल करा जाता है आपके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए, लेकिन इसने बोला योग्य गुरु की जरूरत क्या है जब गुरु ही अपना यूट्यूब हो, जब ज्ञान वहीं से मिल रहा हो तो जरूरत ही क्या है। ये घर के अंदर आता है, घर से पूरी तैयारी करता है। देखिए अप्सराओं की सिद्धियों में कई तरीके के तरीके होते हैं। एक होता है 46 तरीके का, 46 दिन का तरीका है। एक 21 दिन का तरीका है। एक आप जो है घर के अंदर आंगन में बैठकर सिद्धि बनाओगे, जो भी अपना होता है आंगन में बैठकर करोगे। एक होता है कि आप छत पर, खुले छत पर करोगे। एक होता है कि आप घर छोड़ दोगे, किसी दूसरे एक नए घर में जाओगे दूसरी जगह पर। और एक होता है आप शमशान घाट में करोगे। लेकिन जो शमशान घाट वाला होता है वो सबसे कठिन होता है और सबसे ज़्यादा फलदायक होता है। कभी आप घर में हो, आपको कोई टोक दे, सिद्धि टूट गई, आपके ऊपर हमला हो सकता है। क्योंकि ये अप्सराएं जो होती हैं, जब भी हम इनको सिद्ध कर रहे होते हैं तो ब्रह्मांड में एक संकेत दे रहे होते हैं कि हमें इस ब्रह्मांड की कुछ एक ऐसी काली शक्ति चाहिए जो मेरे उन कामों को करके दिखा दे जो मुझे चाहत है। जब भी हम अपनी चाहत ब्रह्मांड में डालते हैं तो ब्रह्मांड बदले में हमसे कुछ लेता है। अगर बदले में कुछ लेता है किससे? एक कमजोर से। लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो आप बदले में देते ही नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड से मजबूरन वो चीज़ अपने पास बुला लेते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अप्सरा सिद्धि को बेहतरीन तरीके से, नियमबद्ध तरीके से कर लो तो बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ना आत्मा, ना अपने घर के किसी सदस्य की आत्मा, ना कुछ, बल्कि खुद अप्सरा सच में तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इसने जो सीख रखा था वो ये सीखा था कि किसी एक नदी के किनारे शमशान घाट को तलाश करना है और उस शमशान घाट में 12 से 3 बजे के मध्याह्न काल में चले जाना है और अपना जो आसपास का वातावरण है बहुत ही ज़्यादा सुगंधित बनाना है। जब भी अपने घर से जाना, 2 फूलों की माला लेकर जाना, एक चमेली की माला लेकर जाना, इत्र लेकर जाना, गुलाब जल लेकर जाना, 2 गुलाब के फूल लेकर जाना, कई सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर जाना। जहाँ पर भी बैठना वहाँ पर नीचे पटरा रखना और पटरे के नीचे एक मुंड होती है गधे की, उस मुंड को रखना। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद और भी कई तरीके की, चावल हो गया या सिंदूर हो गया, दीपक हो गया, चमेली के तेल का दीपक हो गया, कड़वे तेल का दीपक हो गया और काला तिल हो गया। बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो इसको लेकर जाना है। आज शमशान में इसका पहला दिन है। ये घर से निकलता है, जितनी भी चीज़ें इसने सीखी थी वो सारी चीज़ें बैग में डालता है और ये घर से रात में निकल जाता है बिना घर में किसी को बताए। चुप्पे से धीरे धीरे पैर रख के दबे पाँव निकलता है जिससे किसी को पता ना चल सके। आज की रात अमावस की रात है। या अमावस की रात से ही शुरू करेंगे हम इस साधना को। ये चीज़ इसको पता थी। अमावस की रात की वो जो काली रात होती है वो बड़ी भयावह होती है। जैसे ही रात के 12 बजे अपने घर से निकलता है, आसपास के गली मोहल्ले के कुत्ते इसको भौंकना शुरू कर देते हैं। वो आसपास का डरावना सा माहौल। लेकिन इसकी मनसा तो बस इतनी कि मुझे जो है अप्सरा पाना है। और अप्सरा पाने का उद्देश्य तो जान लीजिए, अप्सरा पाने का उद्देश्य अप्सरा पाना नहीं है, बल्कि अप्सरा के माध्यम से ऋतु को पाना है, अपने प्यार को, अपने प्रेम को पाना है। खोए हुए प्रेम को पाने के लिए अप्सरा अगर सिद्ध कर ली जाए तो वो अप्सरा मुझे मेरे प्रेम को दिला देगी, ऐसा इसकी मनसा है। रात के 12 बजे निकलता है, वही धीरे धीरे नदी के पास पहुंचता है। कोई आसपास नहीं, बस यार के चिल्लाने की आवाज़, उल्लुओं की चिल्लाने की आवाज़, चिड़ियों के चिल्लाने की आवाज़,
चहचहाहट की आवाज़, वातावरण अजीब सा, बिल्कुल रौंधा रौंधा सा, घना काला अंधेरा और नदियों की कलकलाहट, हल्का हल्का सा पानी। कभी ऐसा लगता कि हल्की सी हवा चलती तो सुर सुर करके जो पेड़ है वो हिलना शुरू कर देते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। नदी के थोड़ा सा आगे शमशान घाट है। अभी शायद शाम के पहले शायद किसी ने वहाँ पर चिता जलाई थी। वो जलती हुई चिता की धंधक इसको सुनाई पड़ रही थी, चरचराहट हल्की हल्की सी। जैसे जैसे शमशान घाट के अंदर प्रवेश करता है इसको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो डर है, डर पर कायम भी करना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डर को अगर आप जीत गए तो आने वाले समय में अप्सरा आपकी गुलाम होने वाली है। ये पहुंचता है 2 चिताओं के बीच में एक जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है। रात का माहौल हो तो वैसे भी कोई शमशान घाट नहीं जाता है। चिताओं के आसपास हड्डियां पड़ी हुई हैं, शायद वो अभी जल्द ही जली थी, किसी ने अभी शायद हड्डियां नहीं उठाई है, वो शायद अगले दिन उठाएंगे या कुछ भी होगा। तो आपको वहाँ की चीज़ों को सफाई करके पटरा वहाँ पर रख के सारे सामग्री को आपको रख देना है। ये सब जैसा भी विधिवत तरीका था वो सारी विधिवत तरीकों को कर देता है। ये अपने बैग में से पहले तो कई सारी गुलाब की पंखुड़ी उठाता है, ऐसे ऐसे रख देता है। चमेली का दीपक जलाता है, कड़वे तेल का दीपक जलाता है, काला तिल उसमें डालता है। तो वो जो पूरे अंधेरे में वो हल्की सी दूर एक लाश जल रही, उसकी हल्का सा चिटचिटाहट और इसके दीपक की जो ज्वलन है वो दूर से एकदम थोड़ा माहौल ऐसा बना रही है, बहुत ज़्यादा डरावना सा। इत्र निकालता है जो लेकर आया है गुलाब जल, वो आपस में पहले खुद पर छिड़कता है। इसका तरीका यह है कि आपको लाल धोती पहन लेना है और पूरे जो ऊपर के वस्त्र हैं उसको आपको निकाल के बाहर रख देना है। स्वच्छ नहा धो लेना वहीं पर। तो नदी दूर थी तो नहा धो के पहले से ही आया था। सारे कपड़ों को निकाल दिया, आराम से बैठ गया। आसपास के वातावरण में भी इत्र को डाल दिया। और एक उर्वशी मेनिका मंत्र होता है जिसको आप 108 बार उच्चारित करते हो पहले दिन पर। इस मंत्र को वो उच्चारण करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से भी विधिवत था ऐसे बैठ जाता है, करना शुरू कर देता है। पहला ही दिन, जब ये पहले दिन की मंत्रणा, ये पहले दिन की साधना, ये पहले दिन की तांत्रिक गतिविधि, ये ब्रह्मांड को एक संकेत दे रही है कि किस तरीके से कोई एक इंसान किसी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए एक शमशान घाट में बैठकर एक साधना कर रहा है, जिसके तहत वो कुछ भी करने को तैयार है। ये ब्रह्मांड मजबूरन उस चीज़ को देने के लिए आना ही पड़ेगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप शमशान घाट में हो, किसी मंदिर में नहीं हो। शमशान घाट में वैसे ही कई सारी नकारात्मक आत्माएं होती हैं। आसपास के भूत प्रेत वैसे भी इत्र को सूंघकर आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करता जाता, ये वैसे वैसे महसूस करता कि कोई आसपास है। शायद कोई आसपास के चिताओं से निकला हुआ प्रेत आत्मा इसके आसपास आकर बैठा हो, शायद इसके पास चिपट कर बैठने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे आवाज़ तेज वहाँ पर होना शुरू हुई। इसकी आंखें बंद है। इसको महसूस होता कि कोई चिल्लाने की आवाज़ है, कहीं पर कोई दहाड़ने की आवाज़ है, जबकि न कोई जीव है, न कोई है, न वहाँ कोई आता, न वहाँ कोई जाता। लेकिन कोई ऐसा लगता कोई इसके कान में बोलता, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा बैठना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, चिल्लाने की आवाज़, हजारों, 1,500 हजार ऐसे ऐसे आत्माओं की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि इसने ये चीज़ तो सीख रखी थी कि जब भी आप ये साधना करोगे तो आपको भयभीत करने के लिए बहुत लोग आएंगे। हो सकता हो कि वो भूत प्रेत आत्मा हो। इसको ये भी भरोसा था कि जरूर कोई ना कोई मेरे आसपास आ चुका है, शायद मेरी साधना धीरे धीरे सफल होना शुरू हो चुकी है। लगभग 1.5 घंटे की कठिन प्रयत्न साधना के बाद इसको महसूस होता है कि अब शायद वो समय आ चुका है जब इस साधना का अंतिम करना है। पहला ही दिन है, साधना कंप्लीट होती है। ये अपने सारे तरीके को, जितना भी तरीका है, सब बैग में पैक करता है। फिर ये वापस अपने घर पर चला आता है। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, धीरे धीरे 10 दिन गुजरते हैं। पूरी ये 46 दिन की जो है साधना होने वाली है। इस 46 दिन में जैसे ये 10 दिन तक आता है, इसको महसूस होने लगता है कि कोई आसपास इसको छूने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी कोई पायल की छनछनाहट की आवाज़ इसके कानों में सुनाई पड़ती शमशान घाट के अंदर। कभी कभी तो इसको ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो इसको बहुत तेज धक्का देने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि नदी में एक झरोखा आया है, इसको पकड़ के वहाँ पर खींच कर लेकर चला गया है, कोई इसको नचा दे रहा है वहीं पर। इस साधना में यह भी होता है, आपको जिस चीज़ से डर लगता है वो डर आपके सामने आता है। चाहे वो जीव का डर हो, चाहे वो किसी आत्मा का डर हो, चाहे वो हाइट का डर हो या फिर पानी का डर हो, हर चीज़ का डर आसपास इसके पास आने लगा। समय और बीतता है, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, इसको आसपास एक ऐसी दुर्गंध महसूस होने लगी जो शायद आज तक इसने कभी नहीं महसूस करी थी। एक ऐसी दुर्गंध जो किसी भी इंसान को पागल कर दे, दिमाग डिस्टर्ब कर दे।
गंध बहुत, जैसे सड़ी हुई सी लाश। शायद इसको लगा कि कोई लाश आई हुई है या कोई लाया है या कोई भूत प्रेत आत्मा ही है। इसको अंदर से डर पैदा हुआ। इसने आंखें खोली। जैसे इसने आंखें खोली, उसको आसपास कई सारे भूत प्रेत आत्माओं की यूनियाँ दिखाई पड़ी। शायद ब्रह्म राक्षस, कोई प्रेत, कोई कुछ, ऐसा लग रहा है कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है। अजीब अजीब से चेहरे, छिछले छिछले से चेहरे, जली हुई सी लाश इसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, एक 6 फुट की आसपास की लड़की पीछे खड़ी है, अर्धनग्न एकदम, बिल्कुल जली हुई सी। चेहरा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बाल आ गए हैं। सफ़ेद सफ़ेद से यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद चित्ते लगे हुए हैं। ये धीरे धीरे देखता है, इसको डर महसूस होता है और ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पहली बात एक ऐसा नज़ारा, शायद ये 20-25वां दिन होगा, पहली बार ऐसा नज़ारा हुआ कि वहाँ से इसको भागना ही पड़ा। ये भाग कर अपने घर आता है और घर पे चुप्पे से आके सो जाता है। इसको शायद पता चल गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे पास हो गया है। थोड़ी देर के बाद रात और गहरी होती है, 3 या 4 बजता है। इसको ठप 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 करने की आवाज़ आती है। आज इसके घर में कोई नहीं था क्योंकि जो मम्मी पापा और बहन थे वो किसी कारणवश, परिवार में कोई डेथ हो गई थी किसी की, वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। तो खट 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 की आवाज़ आने लगी और ये सहमा सा अंदर कमरे में बैठा है। ये खोलने को तैयार नहीं। अचानक ये फ़ोन उठाता है तो वहाँ पर रितु की कॉल आती है। रितु, और इस समय जो लड़की आज तक बात नहीं कर रही थी, आज कॉल भी कर दिया। इसको लगा कि पता नहीं, हो सकता मेरा वहम हो। फिर फ़ोन रख दिया। फिर धप 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 दरवाजे की आवाज़ और वो मोबाइल में फिर से रिंगटोन आती है। वहाँ पर फिर से लिखा होता है रितु। ये कॉल उठाता है। हेलो, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? देखो बाहर बारिश हो रही है और मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। कब से खटखटा रही हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रहे हो दरवाजा? मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे पास आना है। आज मुझे सब कुछ सॉल्व करना है। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। आज मुझे एहसास हो गया है कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, अपना इंसान क्या होता है। इसको लगा कि शायद ये जो मैंने साधना करी है, इसका असर अब धीरे धीरे मेरे ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। ये जाता है, हिम्मत तो नहीं होती लेकिन फिर भी दरवाज़ा खोलता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है, रितु इसके सामने खड़ी है। ये रितु के साथ अंदर आ जाता है। खुद रितु दरवाज़ा बंद करती है और उसको गले लग जाती, चिपक जाती इसके, रोने लगती है। बोलती थी कहाँ थे तुम इतने दिनों से? रितु बोलती है तो बोलती मैं तो खुद तुम्हारे पीछे पागल था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम ही नहीं मिल रही थी। बोली अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और अब मैं रहूँगी तुम्हारे साथ जीवन भर, और जब जाऊँगी तो तुम्हें लेकर जाऊँगी। तो ये बात उसने सुनी। थोड़ा हो सकता प्रेम हो, बहुत ज़्यादा हो। तो अंदर आता है, बिस्तर पर अपने कमरे में लेकर जाता है, थोड़ा खाना वाना पूछता है, शायद कुछ खाते हुए हैं आपस में। फिर एक समय होता है वही 4 साढ़े 4 बजे का, आपस में दोनों लेट जाते हैं। मम्मी पापा भी आएंगे नहीं, ये चीज़ रितु को बता रखी थी। तो सुबह जल्दी से यहाँ पर निकल जाना होगा क्योंकि मम्मी पापा गांव के भी थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे। उनको नहीं पसंद था कोई लड़की वड़की अगर आ जाए तो क्या जवाब देगा क्या नहीं। तो सब सो जाते हैं। मतलब रितु और राकेश आज पहली बार एक बिस्तर में सो रहे हैं और राकेश पहली बार किसी लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा है। वो पहली बार जब किसी लड़की, क्या मतलब अपने प्रेम को इतना नज़दीक देखकर वो पागल सा हो गया। आज रितु का रवैया थोड़ा सा अजीब हो रहा था। वैसे तो ये दोनों बेड पर जब लेटे थे, एक का चेहरा उस दूसरी तरफ था, एक का चेहरा दूसरी तरफ था। रितु पलटती है, करवट लेती है और अपने एक पैर को राकेश के ऊपर चढ़ाती है और राकेश से बोलती है कि तुम जब इतने दिनों से मेरे से दूर हो, इतना दूर रह कैसे सकते हो मेरे से, थोड़ा करीब आओ ना। तो राकेश कहता है, ऐसे मुड़ता है, हल्का सा झिझकता है, हल्का सा शर्माता है, लेकिन फिर वो भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और पीछे मतलब पलट जाता है। तो रितु की आंखों में देखता है, वो उसके लिप्स को देखता है, अपने हाथों से उसके लिप्स को टच करने की कोशिश करता है। तो कभी जो रितु है अपना हाथ उसके पीठ पर रखती और धीरे धीरे उसको सहलाने की कोशिश करती। इन दोनों ने आपस में ये जो कार्यक्रम है करते रहे, आधा घंटा 1 घंटा, शायद एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। दोनों निर्वस्त्र हो चुके थे। रितु की वो जो पहल थी वो राकेश को बहुत अच्छा महसूस करा रही थी और पहली बार किसी लड़की ने एक ऐसे लड़के को छुआ था जो वर्जिन था। आज राकेश और रितु ने पहली बार संभोग किया हुआ था। पूरी रात जब तक इनका सुबह था वही 4:30 से 6:30 बजे तक आपस में साथ रहे, संभोग करे, एक दूसरे को समझा और करते करते संभोग ये दोनों कब सो गए इनको पता ही नहीं चला। और जब राकेश उठता है तो देखता है कि वो निर्वस्त्र है और रितु है नहीं। रितु कहीं गायब हो गई है। वो रितु को आवाज़ देता है, रितु कहाँ हो तुम?
जाता है दौड़कर, किचन देखता है, वॉशरूम देखता है, सब कुछ देखने की कोशिश करता है। रितु नहीं है। जिस रितु को बैग वगैरह जो भी रखा था इसने सब लेके आई थी, उसने देखा वो भी नहीं। उसने फ़ोन किया, डायल किया रितु को कॉल नहीं लग रही है। बड़ी देर के बाद रितु की कॉल आती है, राकेश मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था और तुम सो रहे तो मैंने सोचा तुम्हारी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना करें, और फिर आज तो हम लोगों ने अच्छी नींद ली ही है, फिर भी मैं आऊँगी, फिर हम लोग अच्छी नींद लेंगे और ऐसे हम लोग प्यार में साथ में रहेंगे। मुझे जल्दी थी तो मैं बिना बताए चली गई, सॉरी इसके लिए, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो राकेश भी खुश हो जाता है कि चलो हम दोनों का प्यार जो है वो फिर से वापस मिल गया। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तब तक इनके मम्मी पापा लोग घर आ जाते हैं, आपस में साथ में रह रहे होते हैं। तो एक दिन फिर से फ़ोन आता है रितु का कि सुनो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, घर आ जाऊँ क्या। तो राकेश बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मम्मी पापा और बहन सब कोई हैं, तो बगल में ही दूर पर एक कमरा है जो मैं रेंट पर ले लेता हूँ, हम दोनों आज रात वहीं पर गुजारेंगे। तो रितु बोले ठीक है। दोनों लोग साथ में जाते हैं, आज पूरी रात वहाँ पर रहते हैं, फिर साथ में संभोग करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस करते हैं, दो जिस्म एक जान होते हैं। इन 1-2 कईयों बार इन दोनों का मिलना जुलना होगा, कईयों बार रात में संभोग होगा। जब भी संभोग होता, अच्छा एक और चीज़ इसने महसूस करी थी राकेश ने कि रितु के संभोग करने की जो इच्छा थी वो दिन प्रतिदिन तेज होती चली जा रही थी। पहला जिस तरीके का दिन था उसने जब संभोग किया था, पहले तो उसको मज़ा आ रही थी, लेकिन समय के साथ जो संभोग था इसके लिए विष के समान हो जा रहा था। रितु संभोग के लिए इतना पागल हो जाती थी कि वो बहुत, मतलब एक होता है कि एक लड़के की भी पावर होती है कि आप इतने देर तक करते हो, लेकिन एक लड़की की भी पावर होती है, उससे ज़्यादा जब कोई लड़की करने लगे या लड़का वो चीज़ सहन ना कर पाए, वो चीज़ सोचने पर मजबूर कर देता। कभी कभी राकेश अपने अंदर झांक कर देखता कि शायद मैं मर्द नहीं हूँ क्या, मैं रितु को शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कुछ ऐसी सी बातें इसको आती। तो कभी कभी सर्च करता कि प्रॉब्लम क्या है। वो जो रोग निरोधक होते हैं, दीवालों पर लगे होते हैं, मर्दाना ताकत को बढ़ाएं, बहुत कुछ ऐसा पता करता है। ये जितनी भी ज़्यादा दवाइयाँ खाता, ये जितना भी सब कुछ करता, लेकिन इसके साथ वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती। और रितु की जो भूख थी जिस्मानी, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। जिस तरीके से वो सेक्स करती थी इसके साथ, वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही बेढंगा था, बहुत ही अजीब। जब भी कभी दोस्तों से बताता, जो आसपास के दोस्त थे, कभी बातों बातों में इसने बताया कि मैंने एक लड़की के साथ सेक्स किया, उसने ऐसे किया, वो बताने का तरीका ही लड़कों को थोड़ा अजीब लग रहा था। ये किस तरीके का संभोग है जहाँ सिर्फ मतलब प्रेम नहीं है, पहली ही बार में संभोग है और संभोग की इच्छा इतनी ज़्यादा कि पूरी पूरी रात संभोग हो रहा है। ये चीज़ इसके लिए अजीब थी, लेकिन करे तो करे क्या करे। एक बार तो इसने मना कर दिया रितु से, हम लोग अब साथ नहीं मिलेंगे, बहुत हुआ, प्रेम अपनी जगह है, काम मुझे बहुत ज़्यादा है। तो रितु ने गुस्से में बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो आज से ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, जा रही हूँ। ये जो इतना जो समय हो गया था बीच का, आपस में मिलना, प्रेम बढ़ना, संभोग करना, इस बीच में ये भूल गया था कि इसने अभी एक अधूरी साधना को छोड़ रखा है। 25-30 दिन के अंदर ही छोड़ दिया था। पूरी साधना कितने दिन की है? 46 दिन की। 46 दिन की। कहा जाता है कि 46वें दिन की जब साधना होती है तो अप्सरा अर्धनग्न होकर आती है, कई बार पूर्ण नग्न होकर आती है और लड़के की जंघे पर बैठती है साधक की और उसके साथ लिपटने की कोशिश करती है। कहते हैं कि अगर साधक उस समय पर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना करे और अप्सरा की उस गतिविधियों पर मंत्रमुग्ध होकर खो जाए और उसके साथ संभोग इच्छा कर ले मन के अंदर ही सही, अप्सरा उसको वहीं पर मार देती है। इसीलिए किसी साधक का ब्रह्मचारी होना और पहले उसके लिए कुंडली का जागरण होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई साधना करोगे, अगर आपकी कुंडली जागृत नहीं है, ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते हो, तो आप कोई भी साधना करोगे वहां पर आपको हमेशा निराशा ही मिलेगी या आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर यहां तो इन्होंने सभी कर्म कर दिए थे। पहली बात, इनका कोई गुरु नहीं था, गुरु होता तो शायद इनकी कोई रक्षा करता। गुरु मंत्र ना होने की वजह से, गुरु यंत्र ना हो जाने की वजह से और अधूरी साधना की वजह से अप्सरा वाला जो सिद्धि थी वो भंग हो चुकी थी। राकेश को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आभास हो चुकी थी कि इन्होंने जो है सिद्धि को हासिल नहीं करा है, कुछ अजीब सा तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या नहीं हो जाएगा। फिर वो यूट्यूब पर ही सर्च करता है कि अगर अधूरी कोई साधना छोड़ दिया जाए तो क्या कुछ गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर लिखता है कि नहीं, अगर कोई अधूरी साधना छूट जाता है तो अगर आप ऐसा कर देते हो, इसका निवारण ये हो जाता है। तो उस तरीके से वो निवारण भी कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही, 2 या 3 दिनों के बाद से जब से निवारण करता है, उसके बाद से राकेश की जो तबीयत है वो खराब होने लगती है कि रात में जगता है
और सोने की कोशिश करने के बावजूद भी सो नहीं पाता। इसके घर के मम्मी पापा और बहन इसके इस रवैये को देखकर हैरान रहते। पूरी पूरी रात जगता, और जब भी जगता सिर्फ ऋतु की बात करता। ऋतु कहाँ हो तुम, ऋतु मुझे तुम छोड़कर कैसे चली गई। छोड़ा खुद था, लेकिन क्या बोल रहा है, ऋतु तुम छोड़कर मुझे कहाँ चले गए। मम्मी पापा भी इस चीज़ से हैरान कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने मेरे लड़के को बर्बाद कर दिया। मात्र प्रेम होता है कि मेरा बच्चा अभी तक तो सही था, अचानक से बर्बाद कैसे होने लगा। वो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगी इनकी मम्मी और पापा। ये बार बार रात रात में उठ जाता। कभी कभी इसको ऐसा लगता कि कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको पैर से पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। पहली बार किसी एक सभ्य परिवार के घर के अंदर कमरे में कुछ भूतियां हरकतें देखने को मिली उसके मम्मी पापा को। भट 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 की आवाज़ें आती इनके घरों में, कभी चिल्लाने रोने की आवाज़ें आती, कभी दुर्गंध आ जाती, कभी एकदम माहौल गर्म हो जाता पूरे कमरों का, कभी कभी बहुत ठंडा हो जाता, कभी कभी ऐसा लगता कि उनकी मम्मी के पास से कुछ सुर से निकल के गया हवा, अजीब सा कुछ एकदम। कभी कभी कोई दूर कोने से एक आकृति सी दिखाई पड़ती, कभी कभी ऐसा लगता कि बहन को कोई प्रेम करने की कोशिश कर रहा है। बहन कभी कभी डर जाती, कभी ऐसे पलटती, उसको लगता कोई इधर था लेकिन अरे कैसे गायब हो गया। ये हरकतें होने लगी पूरे घर में। शायद ये उसी चीज़ का असर था जो शमशान घाट की साधना थी। हो सकता हो कि कई सारे भूत प्रेतात्मा इनके घर में प्रवेश कर गए हो, तभी शायद ऐसी हरकत हो रही है। रात के समय राकेश अपने घर में अकेले सोता था, मतलब कमरे में अकेले सोता था, और वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती। कभी राकेश किसी से बातचीत करता, तो कभी इनके माँ बाप झरोखे से झाँक कर देखते तो वो किसी से बातचीत कर रहा है अकेले बैठकर। ये ऐसी गतिविधियाँ, ये ऐसा चिल्लाना, ये ऐसा रोना, प्रताड़ना, वो ऋतु के लिए पागल हो जाता। कभी बाल नोचता, कभी पैर तोड़ देता, कभी हाथों को मारता, कभी दीवार भटभटाने लगता, कभी पापा के पकड़ने पर भी पापा को झटक देता, कभी मम्मी को झटक देता। ये ऐसी हरकतें कि राकेश का ये पागलपन इन लोगों के लिए दोहर हो चुका था। कहीं से इनको पता चलता है इनकी मम्मी पापा को कि दूर एक तांत्रिक रहते हैं, अगर उनको ये सब चीज़ें दिखा दी जाए, क्योंकि घर के अंदर तो पक्का हो गया है कुछ ना कुछ है। आए दिन बगल से आवाज़ आती है कि रात में तुम्हारे यहाँ चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम लोग लड़ते हो आपस में। अब राकेश लड़ता है क्या, लड़का बड़ा हो गया, बहुत सारी बातें बनने लगी। समय के साथ कुछ बगल वाले मोहल्लों से आवाज़ें आने लगी कि जो है ये लोग सही नहीं है, अजीब से है। इनके आसपास के जो मोहल्ले के कुत्ते थे वो मरने लगे थे। कभी कभी इनके घर पर कोई मरा हुआ कौवा गिरता, मरी हुई चिड़िया गिरती। इन्होंने बिल्ली पाल रखी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें, आए न दिन कोई ना कोई ऐसा कलंक लग जाता जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग को खराब कर देने वाला था। पता चलता है जैसे ही तांत्रिक का कि मम्मी पापा और राकेश, उनकी बहन, सब चारों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वो तांत्रिक दूर से देखकर राकेश से बोल रहा है, इसने गलत कर दिया है, ये जिसने किया है, ये जो इसने किया है ये बहुत गलत किया है। इसने बिना जाने बूझे एक ऐसी साधना को कर दिया है जो पूरे परिवार को भस्म कर देगी। ये मत भूलना कि जो तेरे बेटे ने करा है वो कभी वापस सही हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने वो शक्ति पर हाथ लगा दिया है जिस शक्ति पर हाथ लगाने के पहले मैं खुद तलक सोचता हूं। जबकि मैंने कई सारी सिद्धियां हासिल करी है, मेरे उन सिद्धियों के हासिल होने के बावजूद भी मैं अप्सरा सिद्धि नहीं करता कभी, क्योंकि अप्सरा सिद्धि इतनी भयानक होती है जितना सुनने में आसान होती है कि एक लड़की है वो अर्धनग्न होकर आती है, पूर्ण नग्न होकर आती है, आपके साथ प्रेम करती है, आपको सम्मोहित करती है, आपके साथ संभोग करती है। ये तो सिर्फ एक क्षणिक सुख है। उसके बाद का सुख ये होता है कि अप्सरा जब भी आती है उस आदमी को लेकर जाती है, आदमी बनाकर अपना, और उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। उसके साथ रहने वाले इंसानों को, उसके खून से बने हुए सदस्यों को इस दुनिया से उड़ा कर लेकर जाती है और अपने लोक में ही लेकर चला जाती है, अप्सरा लोक में। ये सारी चीज़ें जब बताते हैं मम्मी पापा का दिमाग खराब हो, पागल है लड़का मेरा एकदम, इसने ऐसा क्या कर दिया बाबा। तो उन्होंने फिर पूरी ऐसे मत्थे पर हाथ रखा, पूरी स्टोरी बताया कि किस तरीके से इस लड़के ने बिना किसी गुरु की मदद से शमशान घाट के अंदर एक साधना को करा, और वो अधूरी साधना मात्र 27 दिन में छोड़ दी, जबकि ये साधना 46 दिन की थी। और इस बीच में एक लड़की इसके साथ संभोग करके गई, दिन प्रतिदिन उससे मिलता था, संभोग करता था। जब ये बताया तो बोले कि माता जी को बाहर कर दो, आदमी और बहन को बाहर कर दो। ये सब आदमी मतलब इनके पिताजी को बता रहे थे सारी तांत्रिक, क्योंकि अंदरूनी नहीं बातें थी, कुछ ऐसी बातें जो माँ बहनों के सामने नहीं करी जाती। तो जब सब कुछ बताया, बोला कि प्रतिदिन जो संभोग करने आ रही थी, पता नहीं ये थी कौन, ये चीज़ मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, एक और चीज़, इन्होंने माँ को भी बुलाया फिर से तांत्रिक ने, अंदर आओ सब कोई, कुछ ऐसा बताओ जो अजीब सा हो, जो तुम्हारे घर पर ऐसा हो कि जब से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हो। तो मम्मी उनकी कहने लगी कि ये कुछ लड़की है, ऋतु ऋतु चिल्लाता है,
शायद वही है। तांत्रिक अपनी कोशिश कर रहे थे साधना लगाने की कि कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठे, कुछ पता चले कि आखिर वजह क्या है। जो इनकी माँ एक चीज़ बताती हैं वो इनका दिमाग पागल कर देता है। कुछ एक अजीब सी चीज़ माँ इनकी बताना शुरू करती हैं। अब एक बार की बात है, ये हॉस्पिटलाइज हो गया था राकेश। तो जब ये हॉस्पिटल में था तो इसको देखने के लिए इसके दोस्त वगैरह भी सब आए थे और उसमें ऋतु भी आई थी। और जब पूछा कि ऋतु कौन है, ऐसे बातों बातों पता चला ये ऋतु है। और ऋतु ऋतु चिल्लाता भी रहता था। तो इनकी माँ जो है ऋतु से लड़ने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पागल हो गया, रोज तुम उसके पास आती हो, परेशान करती हो उसको। तो ऋतु कहे, माँ जी मैं तो नहीं आई, मैं तो आज बल्कि यूएसए से मैं बाहर से आई हूँ। आज मैं इतने दिनों से मैं इंडिया में ही नहीं थी। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मुझे एक कंपनी में जॉब लग गई थी, मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि राकेश के साथ ये दिक्कत है, साथ में मेरा भी आना इंडिया में हुआ था। तो मैं उन्हीं के साथ देखते देखते अपने दोस्तों के साथ आपको देखने, मतलब राकेश को देखने यहाँ पर भी आ गई। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था कि जिस लड़की को ये पागल था, जिस लड़की के लिए, वो लड़की असल में इंडिया में थी ही नहीं, तो थी कौन। अब ये तांत्रिक को भरोसा हो चुका था कि इसके साथ जो था वो कोई और था। शायद वो कोई भूत प्रेत आत्माओं की कोई योनि थी। और ज़्यादा पता करते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की है जो मतलब कि वो पिशाचिनी बन चुकी है। वो पिशाचिनी ने जब इत्र को देखा और इस सुडौल शरीर वाले लड़के को देखा, और जब ये अपने ऊपर से वस्त्रों को हटा रहा था, तो जब इसने लाल कलर की धोती पहनी थी और इत्र की जब खुशबू अपने बॉडी पर डाली थी, तो ये पिशाचिनी इसकी तरफ सम्मोहित हो गई थी। कहते हैं ये सम्मोहन, ये प्रेम इस लड़की के अंदर, मतलब पिशाचिनी के अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि राकेश के लिए अपनी सारी दुनिया, यहाँ तक प्रेतलोक को छोड़कर इसके साथ रहने के लिए आई थी। और राकेश के बताए गए तरीके और गलत गतिविधि की वजह से आज वो पिशाचिनी इनसे गुस्सा होकर भाग गई है। पिशाचिनी भले ही भाग गई हो, लेकिन वो जब जाएगी पूर्ण रूप से, जब इस घर के सदस्यों को लेकर जाएगी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से पिशाचिनी इनके घर में आती है और हर एक दिन प्रताड़ित करती है। साधना बिठाई जाती है। ये तांत्रिक बाबा साधना बिठाने की कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश, ये पूरा महीनों भर का खेल चला था। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में सब सॉल्व हो गया। एक ही दिन गए, तांत्रिक बाबा ने कुछ ऐसा बता दी, आज कुछ बताया, फिर कल कुछ अनुभूति हुई, फिर कुछ आके तांत्रिक को बताया। एक दिन की बात है, वो ये जो बहन है ऊपर सीढ़ी पर से जा रही थी, सीढ़ी ही टूट गई थी। बहन जो है हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। धीरे धीरे एक हादसा होता है जहाँ पर इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। शायद कोई बाहर गए होंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो कि आकस्मिक था, वजह कोई नहीं थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। दीवार गिरने की वजह से इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ माँ ही बचती हैं और बेटा बचता है। और बेटा और माँ बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इनको 100% पता है कि हमारे घर में कुछ है। बेटे को भी पता है कि मेरी ही इस अधूरी साधना का प्रकोप मेरे घर वालों पर हुआ है। आज मेरी बहन नहीं बची मेरी वजह से, आज मेरा बाप नहीं बचा मेरी वजह से, सिर्फ मेरी माँ बची है, मैं बचा कर रहूँगा। वो दौड़ता दौड़ता माँ के साथ तांत्रिक बाबा के सामने आता, बाबा कुछ भी करो, मेरी माँ को बचाओ। बहुत रोता, बहुत चिल्लाता है। बाबा हालांकि करने के लिए असमर्थ थे, क्योंकि जो काम हो चुका था, जिस तरीके की पिशाचिनी थी, उसको हाथ लगाना भी अपने जान को जोखिम में डालना। बाबा भी इस चीज़ पर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने जो कर्म करा है उसका आपको फल मिलेगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति को आप पाने की कोशिश कर रहे हो और अधूरे में छोड़कर चले आओ, और उस समय अगर कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाए, वो आपका विनाश करके ही जाएगी। फिर भी बाबा कोशिश करते हैं कि 5 दिन का हवन करने की कोशिश, लगातार 5 दिन का हवन चलेगा और 11 तांत्रिक के चेले आसपास बैठे होंगे, बीच में बाबा जी बैठे होंगे, मतलब किनारे साइड में बीच में अपना कुंड है, वहाँ पर साधना चालू होती है लगातार 5 दिनों तक। ये साधना ये है कि इस साधना के बाद ये जो पिशाचिनी है उसको कैद में कर लिया जाएगा और उनके परिवार को मुक्ति दिला दिया जाएगा। हालांकि साधना के दौरान उस पिशाचिनी की आत्मा को बुलाया भी जाता है, पिशाचिनी आती भी है, उससे आग्रह भी करा जाता है कि आप राकेश को छोड़ दें, उनकी माँ को छोड़ दें, आपने उन दोनों की हत्या कर दी है। जो कि पिशाचिनी ने ये चीज़ कबूला भी कि मेरे ही कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे ही कारण इनके बहन की मृत्यु हुई। और बहुत तेज चिल्लाने चिल्लाने की कोशिश करती है। और उसके साथ एक नहीं, कई और पिशाचिनियों की आत्माएं वहाँ पर थी, और वो बहुत ही डरावनी खूंखार आवाज़ में बोलती है कि मत करो ये सब, मैं इसकी माँ को भी लेकर जाऊँगी और मैं अपने प्रेम राकेश को भी लेकर जाऊँगी। अजीब सा एक हादसा होता है। वहाँ की जो हवन थी, हवन की सामग्री एकदम से उछल जाती है, सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। एक हवा से चलती है, सारे जो तांत्रिक के चेले थे वो इधर उधर हो जाते हैं। पता चलता है कि वो जो आग जल रही थी, उसी आग में इनकी माँ को उठाकर डाल दिया गया यज्ञ कुंड में। माँ राकेश के आंखों के सामने जलती हुई दिखाई पड़ रही है। राकेश बचाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ को नहीं बचा पाया।
आज राकेश की आंखों के सामने उसका परिवार जलकर राख हो गया। परिवार में बचा ही लास्ट उसकी माँ थी, जो आज उसकी आंखों के सामने जल रही थी। आज उसको महसूस हो रहा था कि बिना किसी गुरु मार्गदर्शन के किस तरीके से उसने इस गतिविधि को अंजाम दे दिया कि आज उसके अपने सारे कोई नहीं है। वो बहुत फूट फूट कर रो रहा था और उस आत्मा को जैसे तैसे करके बाबा ने कंट्रोल करा, कैद में करने की कोशिश करी। हालांकि अब राकेश के ऊपर वो आत्मा अपना प्रकोप तो नहीं बना पाएगी, लेकिन राकेश अब इस दर्द को जीवन भर अपने पास लेकर बैठेगा कि उसके इस किए गए गंदे कुकर्म की वजह से आज उसका परिवार उसके साथ है। इस तरीके से उस आत्मा को कंट्रोल किया जाता है। पिशाचिनी को भी कैद में करा जाता है, लेकिन फिर कभी इनके परिवार को जिंदा नहीं करा जा सका। राकेश जिंदा है या नहीं है ये आज भी नहीं पता, क्योंकि उस दिन के बाद कहा जाता है कि घर में ताला लगाकर राकेश पता नहीं कहाँ गायब हो गया।